कि अभी आपके सिलेबस से, सीबीएसई के सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं, इसलिए कुछ जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक हैं, वो तो आपको अलग से कवर करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, बोर्ड के लिए, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2022 के लिए जो ज़रूरी है, वो न्यूक्लियस के सिलेबस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और न्यूक्लियाई में जो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, सबसे पहले शुरू होता है भाई कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस। इट मीन्स न्यूक्लियस बना कैसे है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर जो एटम है, एटम में हम लोगों ने पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था। तो रदरफोर्ड मॉडल, इसी में सबसे पहले रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जब अल्फ़ा पार्टिकल जो कि क्या होता था भाई, तो हीलियम प्लस प्लस होता था। अल्फ़ा पार्टिकल को जब गोल्ड न्यूक्लियस से हम लोग स्ट्राइक कराते थे, गोल्ड न्यूक्लियस से, ये है मान लो एटम, इसके गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ जो जाता था, तो उस कंडीशन में क्या होता था भाई, तो ये सर्टेन डिस्टेंस जा करके यू टर्न भी ले लेता था, न्यूक्लियस से सर्टेन डिस्टेंस पे यू टर्न लेकर के वापस। और जो थोड़ा न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगे वो थोड़ा ज़्यादा डेविएट होंगे, थोड़ा और ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगे, मीन्स इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा होगा, वो ऑलमोस्ट अनडेविएटेड चले जाते हैं। तो इस तरह का जो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा, उस बेसिस पे ये पता लगा कि स्पेशल बिहेवियर ऑफ टेकिंग यू टर्न, दैट इज़ रिपल्सन के चलते जो हमारा यू टर्न रिट्रेसिंग ऑफ पाथ होता है, वो फॉर वेरी स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल के लिए वैलिड होता है। इट मीन्स मोस्ट ऑफ द एटम स्पेस इज एम्प्टी and only a few alpha particle, 1 in lakhs and crores alpha particle gets reflected back. It means special behavior is only for a small volume going towards a small part of the atom. उसके लिए स्पेशल बिहेवियर है। इट मीन्स द mass, entire mass, almost entire mass and all positive charge। और पॉजिटिव चार्ज क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि पॉजिटिव न्यूक्लियस से ही रिपेल्ड होकर के ये पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल वापस आ सकता है। अगर ये निगेटिव होता तो वापस नहीं आता, इसको तो और अट्रैक्ट कर लेता। तो रदरफोर्ड मॉडल से ही सबसे पहले पता लगा कि भाई न्यूक्लियस होता है, जिसका नाम हम लोग न्यूक्लियस डाले, वो किसको नाम दिया भाई न्यूक्लियस, तो वो एक वेरी स्मॉल वॉल्यूम इनसाइड द एटम इन विच ऑल द positive charge and almost all mass of the atom is concentrated. Discovery of nucleus was the main achievement in Rutherford's model of एटॉमिक मॉडल में। इलेक्ट्रॉन का उन्होंने बताया भाई रदरफोर्ड साहब ने कि इलेक्ट्रॉन तो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, बट न्यूक्लियस वेरी वेरी स्मॉल, जो पॉजिटिव चार्ज है, एंड ऑलमोस्ट ऑल मास ऑफ द एटम कंटेन किया हुआ है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल चले जाते थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल को कुछ मिलता ही नहीं था रास्ते में, कोई पॉजिटिव नहीं मिलता था जो रिपेल करे। बस यही था कि न्यूक्लियस के पास आएगा तो वो ज़्यादा रिपेल्ड होगा, जितना दूर रहेगा वो कम रिपेल्ड होगा, कम इफेक्टेड होगा। तो रदरफोर्ड मॉडल से ही हमें पता लगा भाई कि न्यूक्लियस है वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम, जो कि एटम का ऑलमोस्ट 1 लाख टाइम्स कम रेडियस का, एटम के रिस्पेक्ट में 1 लाख टाइम्स कम रेडियस का ये न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के कंपोजिशन के बारे में सबसे पहले हम लोगों को जानने हैं। तो कंपोजिशन क्या होता है न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस में क्या होता है भाई, तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और होते हैं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, प्लस ई चार्ज है, और न्यूट्रॉन जो कि चार्जलेस है, अनचार्ज पार्टिकल है, ये अनचार्ज है न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ही बना है भाई। अगर कोई एटम है जिसका कि मास नंबर z हो, तो इसका मतलब कि z इंटू नंबर ऑफ z इंटू प्रोटॉन, z प्रोटॉन्स है। मीन्स अगर इसमें टोटल चार्ज की बात करें, टोटल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस की बात करें हम लोग, तो उसमें कितना होगा, तो z और मास प्रोटॉन का हमारा चार्ज देखते हैं प्लस e होता है, इसलिए Ze चार्ज है। और टोटल मास देखेंगे तो हमें मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सबका काम करने पड़ेंगे, सबका ऐड करके देखते हैं, और उससे भी थोड़ा सा कम होता है न्यूक्लियस के एक्चुअल मास का हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल कंपोजिशन की बात हो रही है, तो न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव चार्ज है कहा भाई, तो प्रोटॉन में है। हर प्रोटॉन में प्लस ई चार्ज है, और ऐसे ऐसे z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। z जो इसका कि हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए इतने इस पे चार्ज हुए। और मास की बात करें तो न्यूक्लियस का अपना मास है, जो कि न्यूट्रॉन के मास और प्रोटॉन के मास के चलते होता है।
और ये ऑलमोस्ट ऑल मास कंटेन करता है, क्योंकि जो रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स उनका मास वेरी वेरी स्मॉल है कंपेयर टू प्रोटॉन के मास या न्यूक्लियस के मास से वेरी वेरी स्मॉल है, इसलिए बोलते हैं ऑलमोस्ट ऑल मास है इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है भाई, तो कंपोज्ड है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से, और z नंबर ऑफ प्रोटॉन और n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो हम लोग मास नंबर जो बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं, वो होता है वो z और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोले तो ये मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये क्या है भाई, मास नंबर बोलते हैं, दैट इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है समझो, और ये एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मीन्स सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के, सम ऑफ प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स उनको बोलते हैं भाई जो न्यूक्लियस में रहते हैं, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों काउंट करके टोटल करें तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है। और ये z है क्या भाई, तो ये तो है सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और सब्ट्रैक्ट कर दे टोटल नंबर ऑफ, मीन्स ये हो गया तुम्हारा a और ये हो गया तुम्हारा z, तो सब्ट्रैक्ट करें तो मिलेगा हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है भाई, तो देखो जो बुक का समरी पॉइंट बोलता है भाई वो ये है कि न्यूक्लियस इज एन एटम, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है भाई, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय z, पता है ये सबको। एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड इट्स मास नंबर, और उसको डिनोट करते हैं a से, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन हुआ z, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हुआ z, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जो होंगे वो a बोलते हैं, और इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ओनली बोलें तो वो a माइनस z है, तो a माइनस z है, n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, इस तरह से ये कंपोज्ड है न्यूक्लियस। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें आगे बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर रेडियस की बात होती है भाई, न्यूक्लियस का आखिर रेडियस कितना है, तो इसके लिए याद होगा मैंने बताया भी था कि न्यूक्लियस का रेडियस कैसे पता लगाएं। तो ये अगर न्यूक्लियस है, ये पूरा एटम है, एटम तो बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का रेडियस पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल को हम लोग टूवर्ड्स द न्यूक्लियस विद इम्पैक्ट पैरामीटर 0, इम्पैक्ट पैरामीटर 0 मतलब हेड ऑन कोलिजन करने के लिए ये जा रहा है, बिल्कुल ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस की तरफ हेड ऑन कोलिजन करने जा रहा है। ऐसा अल्फा पार्टिकल जो हेड ऑन कोलिजन करने के लिए जा रहा हो वो ड्यू टू फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि ये भी है पॉजिटिव प्लस ZE और ये है हमारा प्लस 2E, क्योंकि ये तो भैया अल्फा पार्टिकल है, मीन्स हीलियम न्यूक्लियस है, हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो हीलियम न्यूक्लियस बच गया, उस हीलियम न्यूक्लियस को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। He++ helium nucleus is known as alpha particle. If this alpha particle is going towards the center of the nucleus, that is it is going for head-on collision. अगर कुछ डिस्टर्बेंस ना हो, कोई रिपल्सन ना हो, तो ये सीधा स्ट्राइक करेगा न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस के सेंटर पे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा ड्यू टू कोलम्बियन रिपल्सन। रिपल्सन है, रिपल्सिव फोर्स कितना होगा भाई, तो यहाँ पे ट्वाइस E है चार्ज और इधर ZE है चार्ज, तो Q1 Q2 अपॉन 4πε0 और R²। अब इसके अकॉर्डिंगली चलेगा, R अभी ये है तो कम फोर्स है, R अगर कम हो गया तो ये और ज़्यादा हो जाएगा फोर्स, और यहाँ आएंगे तो और ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा। इस तरह से क्या होगा, वेलोसिटी है इधर ड्यूरिंग अप्रोच, जब अल्फा पार्टिकल हमारा अप्रोच कर रहा है तो उस कंडीशन में ड्यूरिंग अप्रोच क्या है भाई, तो ड्यूरिंग अप्रोच ये है कि वेलोसिटी के अपोजिट में है एक्सेलरेशन यानी फोर्स, क्योंकि फोर्स तो जिधर होता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है, फोर्स जिधर होता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है, बट फोर्स हमारा रिपल्सिव फोर्स है, वेलोसिटी हमारा इस डायरेक्शन में है, इसलिए अपोजिट में है, इट मीन्स रिटार्डेशन होगा, तो ये रिटार्ड करेगा, धीरे धीरे रिटार्ड करेगा, मीन्स स्पीड विल गो ऑन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फाइनली स्पीड विल बिकम 0 एंड इट विल टर्न बैक, इट विल टर्न बैकवर्ड। इस तरह से ये बैकवर्ड में टर्न करेगा, और जहाँ टर्निंग होगा इस
पॉइंट से सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस के डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। वो आपको पता ही है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। As the alpha particle approaches, its kinetic energy is decreasing। काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है भाई, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और धीरे धीरे वो कन्वर्ट कहाँ हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में। क्यों भैया पोटेंशियल एनर्जी में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होता है Q1 Q2 अपॉन 4πε0R होता है भाई, बिल्कुल होता है। तो Q1 है ट्वाइस E, Q2 है ZE अपॉन 4πε0 और ये R, सब कुछ पॉजिटिव है पोटेंशियल एनर्जी। इफ़ R इज़ डिक्रीजिंग ड्यूरिंग अप्रोच, क्या हो रहा है भाई, तो R तो डिक्रीज हो रहा है। अब R जब डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। R डिक्रीज हो रहा है भाई तो पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग। इट मीन्स यहाँ से यहाँ जाते जाते काइनेटिक एनर्जी यहाँ फाइनली जीरो हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जीरो हो जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे मैक्सिमाइज हो जाता है, मैक्सिमम। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ऑलमोस्ट जीरो है। क्यों है भाई जीरो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्यों जीरो है भाई, क्योंकि ये वेरी लार्ज डिस्टेंस पे है। लार्ज डिस्टेंस पे है मतलब इसका इन्फ्लुएंस यहाँ नहीं है, इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में कोई वर्क नहीं हुआ है। यहाँ के बाद अब इसका रिपल्सन जब स्टार्ट होगा, इसका फोर्स जब स्टार्ट होगा, उसके अगेंस्ट वर्क करेंगे तभी तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो है। इट मीन्स एज द अल्फा पार्टिकल अप्रोचेज टूवर्ड्स द न्यूक्लियस एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच है, उस डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच पे टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल गॉट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो काइनेटिक एनर्जी अगर K था हमारा, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी था वो हमारा K काइनेटिक एनर्जी था, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें भाई, पोटेंशियल एनर्जी में। कितना पोटेंशियल एनर्जी, तो ट्वाइस ZE² अपॉन 4πε0R0, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे सेपरेशन है R0। ठीक है भाई, इसलिए अब R0 का वैल्यू हम लोगों ने पहले भी ये याद भी रखा था, ट्वाइस ZE² अपॉन 4πε0, और ये काइनेटिक एनर्जी, ये है हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब आप सोचेंगे कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का कैसे पता लगेगा भाई, तो यहीं से शुरू होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का पता लगाना। कैसे पता लगाएंगे भाई, तो काइनेटिक एनर्जी मान लो हमने दिया 1 इलेक्ट्रॉन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब काइनेटिक एनर्जी गोल्ड न्यूक्लियस के लिए दिया गया 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उस कंडीशन में कुछ हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बना, यहाँ तक आया, वापस चला गया। थोड़ा और काइनेटिक एनर्जी दिया 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ तक आके वापस, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यहाँ से वापस है, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा देते हैं तो ये न्यूक्लियस के अंदर कैप्चर्ड हो जाता है, वापस नहीं जाता। इट मीन्स हम लोग निकालेंगे भाई कि काइनेटिक एनर्जी जो हमारा है वो मैक्सिमम कितना तक दे सकते हैं। तो गोल्ड न्यूक्लियस के लिए देखा गया है कि 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा दोगे तो उस कंडीशन में ये वापस नहीं आएगा। इट मीन्स फॉर टेकिंग यू टर्न फॉर रिट्रेसिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल वी मस्ट हैव काइनेटिक एनर्जी लेस देन दिस वैल्यू। अगर यू टर्न कराना है तो इससे कम रखना है, इससे ज़्यादा किया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप जो दे सकते हो रिटर्निंग कराते हुए वो यही दे सकते हो, इससे ज़्यादा किया तो वापस नहीं आएगा। इट मीन्स इस कंडीशन में ये बिल्कुल यहाँ से समझो वापस आ रहा है। जब आप ये काइनेटिक एनर्जी देंगे तो ये यहाँ से वापस आएगा, और इससे थोड़ा भी ज़्यादा दिया तो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा और वापस नहीं आएगा। तो विद दिस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालेंगे, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें पुट कर दो, तो इस 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा R0 आएगा वो R0 बन जाएगा रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। और वो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस अपना सारे एलिमेंट के लिए अपना अपना आता है भाई। किसी के लिए 3.7 × 10⁻⁻15 आता है, किसी के लिए 10⁻⁻2.1 × 10⁻⁻15 आ जाएगा, किसी के लिए 10⁻⁻14 वाला में भी आएगा भाई। जो हेवी न्यूक्लियस हैं उनके लिए कुछ अलग होगा, जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं उनका रेडियस और कम होगा, 10⁻⁻15 में आएगा। जो हेवी हैं वो -14 में भी जा सकते हैं, लार्जर न्यूक्लियस का रेडियस। तो इस तरह से रेडियस जो है सबका अलग अलग मिला। कैसे मिला, तो इसी फॉर्मूला पे मिला। सबके लिए रेडियस निकालते हैं हम लोग, गोल्ड के लिए निकाला, किसी और एलिमेंट के लिए निकाला, बहुत सारे एलिमेंट के लिए निकाला, तो एक जनरल पैटर्न मिलता है। वो जनरल पैटर्न क्या मिला था भाई, तो जनरल पैटर्न ये मिलता है R0 a⁻⁻⁴। दिस इज द पैटर्न फॉलोड
जो कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स के हम लोगों ने रेडियस जब निकाले इस बेसिस पे, सबके लिए, किसी के लिए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी था 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी के लिए 3.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब उससे ज़्यादा कर दोगे तो वापस नहीं आएगा। तो भैया सबका लिमिटिंग काइनेटिक एनर्जी निकालो कि कितने के बाद ये वापस भेजता है और किसके बाद बंद कर देता है। उस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालो, वही हो जाएगा तुम्हारा उस एलिमेंट के लिए न्यूक्लियस का रेडियस। इस तरह से रेडियस हम लोगों ने एस्टिमेट किया बहुत सारे एलिमेंट का। तो एक पैटर्न जो ऑब्जर्व हुए वो यही ऑब्जर्व हुए कि भैया जितना ज़्यादा मास नंबर होगा उतना ही ज़्यादा रेडियस होगा। मास नंबर पावर 1/3 और ये R0 ये अपना बनता है रेडियस के लिए पैटर्न, वेयर R0 इज 1.3 फर्मी या ऐसा कुछ आता है, ऑलमोस्ट 1.1 फर्मी समझो। फर्मी मतलब फर्मी मीटर 10⁻⁻15 मीटर। R0 इज ए कांस्टेंट एंड ए इज नंबर, ठीक है। तो ये फिक्स्ड, ये वाला फिक्स्ड R0 इज फिक्स्ड सर्टेन कांस्टेंट वैल्यू ऑलमोस्ट 1 फर्मी, और ये 1.3 फर्मी जो भी होता है इसका, ये तो फिक्स है भाई, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, चाहे 1.1 हो 1.3 हो। उसके बाद a का पावर 1/3 दिस इज कांस्टेंट, ये तो ये कांस्टेंट है, लेकिन a का पावर 1/3 ज़्यादा मास नंबर होगा, ज़्यादा बड़ा रेडियस होगा, ज़्यादा बड़ा रेडियस होगा 10⁻⁻14 वाले में आएगा। छोटे रेडियस होंगे न्यूक्लियस के 10⁻⁻15 मीटर वाले में आएगा भाई। इस तरह से जनरल पैटर्न ये है, और ये हम लोगों का पैटर्न है। तो इस बेसिस पे हम लोग वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस भी निकाल सकेंगे। तो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस जो आया R0 a to the power 1/3, where R0 इज ए कांस्टेंट एंड a इज द मास नंबर। और न्यूक्लियर रेडियस इज मेजर्ड इन फर्मी, फर्मी क्योंकि जनरली 10⁻⁻15 वाले में काम होता है, इसलिए 10⁻⁻15 मीटर वाले में हम लोग मेजर करते हैं। इसको फर्मी मीटर या सिंपली फर्मी कहते हैं 10⁻⁻15 को। आगे बढ़ते हैं। ये तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस हुआ। अब इसके बेसिस पे हम लोग चाहें तो वॉल्यूम और डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। तो ठीक है भैया, न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। तो न्यूक्लियर डेंसिटी निकालने के लिए देखो, डेंसिटी तो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी तो होता है भैया मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास तो भाई जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबके ऑलमोस्ट 1 AMU होते हैं, इसलिए अगर ये A मास नंबर है तो A AMU उसके न्यूक्लियस के मास होंगे। अगर मान लो 20 है न्यूक्लियॉन्स तो 20 AMU, 10 है न्यूक्लियॉन तो 10 AMU, 23 है मान लो सोडियम है तो सोडियम का न्यूक्लियस का ऑलमोस्ट 23 AMU होगा। ठीक है भाई, तो ये मास नंबर इतना AMU, और वॉल्यूम कितना होगा भाई, तो 4/3 और πr3। क्यों? क्योंकि हम लोग न्यूक्लियस को स्फेरिकल शेप में समझते हैं भाई। तो यहाँ से आया AMU एटॉमिक मास यूनिट, और ये 4/3 और पाई इंटू R3, तो R तो R0 a का पावर 1/3 होता है। हम लोगों ने पैटर्न देखा, इसका पावर क्यूब करेंगे, 3 कैंसिल होगा और बचेगा क्या, AMU एटॉमिक मास यूनिट डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R0 क्यूब, और ये A इस A के साथ, क्योंकि ये पावर 1/3 और इसका पावर 3 से कैंसिल हो जाएंगे, और मिलेगा क्या, जो भी ये मिलेगा 1 AMU डिवाइडेड बाई दिस, सब तो कांस्टेंट है, 1 AMU कांस्टेंट ही है, R0 कांस्टेंट ही है, तो ये टोटल क्या मिला भाई, तो टोटल मिल गया हमें कांस्टेंट। इट मीन्स न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ A है। मीन्स ये A पे डिपेंड करता ही नहीं, चाहे हेवी न्यूक्लियस हो तो ये भी A आ जाएगा डिनोमिनेटर में भी, लाइटर हो तो भी आएगा, सबका A तो कैंसिल हो जाना है। इट मीन्स एलिमेंट से इंडिपेंडेंट, कांस्टेंट आया इंडिपेंडेंट ऑफ एलिमेंट, और इसका मतलब हुआ कि फॉर ऑल एलिमेंट, चाहे वो एलिमेंट हमारा सोडियम हो, चाहे वो एलिमेंट यूरेनियम हो, सब के लिए न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट है, फिक्स है। मतलब न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम, जो मास है वो कांस्टेंट है। अब जो छोटे न्यूक्लियस होंगे उनका कम होगा मास, जो बड़े न्यूक्लियस होंगे उनका ज़्यादा होगा मास। लेकिन न्यूक्लियर डेंसिटी क्या है भाई, तो न्यूक्लियर डेंसिटी तो हमारा कांस्टेंट है, न्यूक्लियर डेंसिटी तो कांस्टेंट है। जो बड़े न्यूक्लियस होंगे भैया उसका रेडियस बड़ा होगा, उसका वॉल्यूम भी बड़ा होगा। छोटे न्यूक्लियस होंगे छोटा, लेकिन डेंसिटी उतना ही होगा, न्यूक्लियस का डेंसिटी उतना ही होने हैं। मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होना है वो उतना ही होना है, न्यूक्लियर डेंसिटी चेंज नहीं होगा, न्यूक्लियर डेंसिटी उतना ही है। क्योंकि आपका रेडियस कम है, छोटे वाले का रेडियस कम है, वॉल्यूम कम है, इसलिए मास कम है, बट डेंसिटी विल रिमेन सेम। यहाँ का भी डेंसिटी D है, यहाँ का भी डेंसिटी D है, कि यहाँ का मास ज़्यादा है क्योंकि रेडियस कम, यहाँ रेडियस कम है, मास भी कम है, यहाँ रेडियस बड़ा है, मास भी बड़ा है। इस तरह से न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास।
ठीक है। स्फेरिकल हम लोग समझते हैं न्यूक्लियस के, इसलिए वॉल्यूम के लिए 4/3πr³ यूज। तो न्यूक्लियर डेंसिटी, मास ऑफ द न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ ए। और इसका जो वैल्यू आया, इन सब के वैल्यू जब डाल दें तो ये डेंसिटी का वैल्यू कितना आया भाई, तो ये 10⁻17 kg/m³। ये न्यूक्लियर डेंसिटी ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स के न्यूक्लियस के हैं। ठीक है भाई, ये सब समझते हैं आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब इसके बारे में आपको पढ़ना है आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ये सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको जानना है। तो वो आप पढ़े थे, हम रिकॉल करने हैं अभी। तो आइसोटोप्स क्या होते थे भाई, तो आइसोटोप्स होते थे जिसके कि हमारे मास नंबर भले ही डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम रहे। तो आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर द एटम ऑफ द एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। मास नंबर में भी डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर विल बी सेम, बट डिफरेंट मास नंबर। तो मास नंबर डिफरेंट हो बट एटॉमिक नंबर हमारा सेम रहे, एटॉमिक नंबर सेम रहे, मास नंबर डिफरेंट हो। जैसे ये हमारा हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है, तीनों का एटॉमिक नंबर 111 है बट मास नंबर इज डिफरेंट। सिमिलरली सोडियम के, ऑक्सीजन के, कार्बन के, अब कार्बन तो भाई 12 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है, कार्बन 12 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है। तो ये क्या है, आइसोटोप्स है। तो आइसोटोप्स में जो आप एग्जाम्पल तो बहुत सारे याद रख सकते हैं बट आपको एक दो याद रखना जरूरी है। आइसोटोप्स में क्योंकि Z हमारा सेम है बट मास नंबर इज डिफरेंट, तो Z सेम होने से क्या क्या होता है भाई, तो यहाँ पे भले ही ना इन्फॉर्मेशन हो लेकिन आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए कि Z डिसाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिसाइड करता है भाई Z, और इससे हमें पता लगता है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता लगेंगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसा होगा उसी के हिसाब से ये केमिकल बिहेवियर दिखाएगा। अगर मान लो हमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, सोडियम की तरह, सोडियम की तरह अगर एक इलेक्ट्रॉन मान लो हमें एक्स्ट्रा है तो वो डोनेट करना चाहेगा और अपना ऑक्टेट को पूरा रखना चाहेगा। तो केमिकल बिहेवियर या इलेक्ट्रॉन सीकिंग होगा या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा या इनर्ट होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कितना आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, और वो कौन बताएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किससे डिसाइड होगा, Z से। तो Z डिसाइड्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिसाइड्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा वो डिसाइड करेगा कि इसका केमिकल बिहेवियर कैसा होगा। तो Z अगर सेम है तो सेम केमिकल बिहेवियर होगा, और अगर Z सेम है तो ये डिसाइड करता है पीरियोडिक टेबल में प्लेस ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप नंबर क्या होगा भाई, तो वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे ही प्लेस हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से ग्रुप का ये एलिमेंट होगा, वो Z ही डिसाइड करता है। इसलिए आइसोटोप्स के सेम प्लेस इन पीरियोडिक टेबल होगा, सेम ग्रुप असाइन किए जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होगा, और इसके बेसिस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे क्योंकि आइसोटोप्स हैं भाई, सबके लिए वही Z है, इसलिए वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैसा ही केमिकल बिहेवियर होगा। ठीक है भाई। ए डिफरेंट हैं, इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसको बोलते हैं हम लोग टोटल जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, जो हमारा एलिमेंट हैं, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इनमें से कोई भी डिफरेंट हुआ, इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंट हुआ तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है भाई, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो डिसाइड होता है वो नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये सेम रहेंगे तभी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। ये डिफरेंट हो गए भाई क्योंकि प्रोटॉन्स तो सेम हैं बट न्यूट्रॉन्स तो दोनों में सेम नहीं है। इसमें 6 न्यूट्रॉन हैं और इसमें 8 न्यूट्रॉन हैं, 6 + 8 14 होता है। तो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज, तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होंगे। ठीक है, आइसोटोप्स में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे बट केमिकल प्रॉपर्टी विल बी सेम इन केस ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है भाई,
ये इतना तो आपको ध्यान रखने हैं। फिर अब चलते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो आइसोबार्स, तो आइसोबार्स में क्या होता है भाई, तो मास नंबर ही सेम होता है। आइसोबार्स में क्या होता है, मास नंबर ही सेम होंगे। तो आइसोबार के लिए फॉर एग्जांपल देखो भाई, इसने एग्जांपल दिया हुआ है सोडियम 22 और यहाँ पे नियन 22 भी है। तो भाई आपको पता ही है इनके क्या होते हैं भाई, तो इनके देखो Z यहाँ 11 है, यहाँ पे Z10 है। Z10 है तो भैया तो इसका तो परफेक्ट नंबर है 2 और 8, यानी इलेक्ट्रॉन जो होंगे फर्स्ट वाले सब सेल में 2, फिर हमारे 8, तो ये तो बिल्कुल ऑक्टेट अपना पूरा किया रहेगा, ये तो स्टेबल होगा। तो ये इनर्ट है, इसका केमिकल बिहेवियर इनर्ट वाला बिहेवियर है, इसका केमिकल बिहेवियर है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला बिहेवियर, क्योंकि इसका ऑक्टेट 10 में ही पूरा होता, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो इसका डोनेट करने का टेंडेंसी होगा। किसी को 1 इलेक्ट्रॉन कमी है तो उसके साथ इसका परफेक्ट बॉन्डिंग बन जाएगा। इसलिए तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होता है, और इस तरह से ये NaCl बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल बन जाता है। तो यहाँ पे दोनों का देख रहे हो भाई कि Z डिफरेंट है। अब जब Z डिफरेंट है, Z डिफरेंट हुए तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिफरेंट हो जाएंगे, तो ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल ये भी डिफरेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिफरेंट है, इसलिए प्लेस यानी कि ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल विल बी डिफरेंट। और Z डिफरेंट होने से जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करेगा, मीन्स Z ही डिसाइड करेगा। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगे, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट। तो आइसोबार्स के केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है क्योंकि उनका Z डिफरेंट है, लेकिन ये A सेम है। तो A सेम होने से क्या होगा, A सेम होने से क्या होगा, कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं कि अच्छा Z डिसाइड करता है केमिकल प्रॉपर्टी और A डिसाइड करता है फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ये गलतफहमी है। A सेम है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हो भाई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं दोनों में, नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग हैं दोनों में, एटॉमिक नंबर ही अलग है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी अलग अलग है भाई। इसमें देख रहे हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं भाई, तो यहाँ पे 11 है न्यूट्रॉन, और यहाँ कितने हैं भैया, तो यहाँ पे 12 है न्यूट्रॉन्स। तो कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल्स का जो नंबर है वो डिफरेंट हुआ तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो भी किसमें से कोई एक भी अगर डिफरेंट हो गया तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी तो भैया डिफरेंट होगा। A सेम है बट A से लिंक नहीं होता फिजिकल प्रॉपर्टी, लिंक होता है नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल से। इसलिए नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है वो अगर एक भी डिफरेंट हो गए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से तो सब फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएंगी। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है और एक दो एग्जाम्पल ध्यान रखना है। आइसोबार्स आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर। एलिमेंट तो डिफरेंट हो, Z तो डिफरेंट हो, Z से ही तो एलिमेंट डिसाइड होता है, बट एटॉमिक नंबर जो है हमारा वो डिफरेंट रहे, मास नंबर सेम रहे। ठीक है भाई, ये समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या क्या पढ़ना होता था भाई, तो आइसोटोन्स पढ़ते थे हम लोग। तो आइसोटोन्स में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। इनका भी एक एग्जांपल याद रखना है भाई, ये देख रहे हो 1737 और ये पोटेशियम 39। यहाँ पे अगर बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि A-Z होगा वो 20 है, और यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोलें तो A-Z जो कि A-Z होता है ये भी क्या है, 20 है। तो दोनों 20-20 हैं, इसलिए दोनों आइसोटोन्स हो गए। बट आइसोटोन में यहाँ Z अलग हो रहा है, Z डिफरेंट, तो केमिकल बिहेवियर डिफरेंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज इसके डिफरेंट होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। और A डिफरेंट है, A तो डिफरेंट है ही, लेकिन A से मेन मतलब नहीं है। मेन मतलब है भाई कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये डिफरेंट है।
एक से हमारा कोई मतलब नहीं होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भैया ये तो Z है और ये Z जो है दोनों में डिफरेंट है, और ये N है, ये N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। तो भैया ये तो दोनों डिफरेंट हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट ही रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टी। तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी रहेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी तो भैया जब तीनों सेम रहे, मतलब सब कुछ सेम रहे, तभी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, अदरवाइज हमेशा डिफरेंट होगा। इसलिए इसके डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी भी और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी भी। ठीक है, आइसोटोन्स आर न्यूक्लियाइड विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो खैर ये आप एक एग्जाम्पल याद रखने हैं और ये सब बात याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, और क्या पढ़ना होता है हम लोगों को भाई? तो कुछ पढ़ना होता है न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो भैया जानो कि जितने भी फोर्स हैं पूरे नेचर में, उनमें न्यूक्लियर फोर्स इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट। न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। उसके बाद हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, उससे थोड़ा कम स्ट्रेंथ का, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। उसके बाद हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, और तब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये सब लोग जानते हैं भाई, पहले से ही पढ़े हम लोगों ने। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ वीकेस्ट इन नेचर, तो ये है स्ट्रॉन्गेस्ट, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वीकेस्ट। इससे ऑलमोस्ट 10⁻38 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑलमोस्ट 10⁻36 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा सा समझने हैं। तो दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, और ये लेकिन शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ये लॉन्ग रेंज होता है, ये लॉन्ग रेंज होता है, लेकिन ये शॉर्ट रेंज फोर्स होगा, वेरी शॉर्ट रेंज, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स तो होता है लेकिन अपना इफेक्ट ये लूज कर देता है थोड़ा ही डिस्टेंस आगे बढ़ने पे। इट मीन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इट इज़ वेरी इफेक्टिव, और वेरी इफेक्टिव, इतना इफेक्टिव है कि इसके आगे किसी और फोर्स का एप्रिसिएबल वैल्यू हो ही नहीं सकता। न्यूक्लियर फोर्स ही न्यूक्लियस में डोमिनेंट रहेंगे, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स यहाँ के इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स नहीं लगा पाते। हाँ, ये ज़रूर है कि इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे इस पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, बट ये न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगा पाएगा उस पर। इस न्यूक्लियर फोर्स तो सिर्फ विद इन न्यूक्लियस ही वैलिड है, विद इन न्यूक्लियस ही ये ऑपरेट हो पाएंगे, लेकिन जहाँ ऑपरेट होंगे वहाँ पे ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे, आगे ये काम कर नहीं पाएंगे। वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है, बट इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। और इसके बारे में बोला जाता है, अभी क्या लिखा है वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल ये है कि ये न्यूक्लियर फोर्स इज एक्सचेंज फोर्स, जिसमें कि पाई मेसोन्स के एक्सचेंज होते हैं, पाई मेसोन्स के एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज फोर्स बोलते हैं इसको। और ये चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है, ये भी जानते हैं। मीन्स चार्ज से इंडिपेंडेंट बोलने का मतलब है कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, इसमें भी न्यूक्लियर फोर्स उतना ही होगा। अगर न्यूक्लियर फोर्स मान लो 1000 न्यूटन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी 1000 न्यूटन ही होगा, और अगर न्यूट्रॉन हो तो भी 1000 न्यूटन ही होगा। मीन्स न्यूक्लियर फोर्स का वैल्यू ये नहीं देखता कि हमारा चार्ज कैसा है, न्यूक्लियॉन्स में जो हैं वो कैसे चार्ज वाले। न्यूट्रॉन में भी वही फोर्स, प्रोटॉन में भी उतना ही फोर्स, प्रोटॉन में भी उतना ही न्यूक्लियर फोर्स। ये चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, और ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते। ऐसा नहीं आप बोलोगे कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन, ये ऐसा रूल, ऐसा लॉ फॉलो नहीं करता। ठीक है भाई, अब जरा देख लेते हैं इनमें से कोई अगर प्रॉपर्टी मिसिंग होगा तो वो भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। तो न्यूक्लियर फोर्स आर द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है, उस न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड होकर के, और ये होल्ड करता है टुगेदर ऑल द न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। In the tiny nucleus, very small nucleus of an atom, in spite of a strong electrostatic force of repulsion between the proton बोलेगा कि मैं रिपेल्ड हो जाऊंगा, इलेक्ट्रिकली इनका रिपल्सिव फोर्स है, इलेक्ट्रिकली रिपल्सिव फोर्स है, बट वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इस रिपल्सिव फोर्स का बहुत लार्ज होता है इसके रिस्पेक्ट में, इसलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा और ये बाइंड करके बाउंडेशन के साथ न्यूक्लियस के अंदर रखेगा।
ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ठीक है भाई। न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्स, बिल्कुल ठीक है भाई। शॉर्ट रेंज फोर्स सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही काम कर पाता है। न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट, मतलब चार्ज से कोई मतलब नहीं होता है। तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में ये सब प्रॉपर्टीज याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, हम लोगों को जानना पड़ता है न्यूक्लियस चैप्टर में मास डिफेक्ट के बारे में। तो इसके बारे में ज़रा समझा जाए, मास डिफेक्ट क्या होता है। मास में डिफेक्ट आ गया, मास में भैया डिफेक्ट आ गया। क्या होता है मास डिफेक्ट, जरा इस बात को हम लोग समझें। कोई एक न्यूक्लियस है, इसमें कुछ प्रोटॉन्स हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स हैं, और कुछ न्यूट्रॉन्स हैं भैया, प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं। कितने प्रोटॉन हैं भाई, तो Z प्रोटॉन्स हैं एंड A माइनस Z न्यूट्रॉन्स हैं। मास ऑफ प्रोटॉन सबको वेल नोन है और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी वेल नोन होता है, सबको पता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 AMU, बट स्लाइट डिफरेंट होता है भाई। और मास ऑफ न्यूट्रॉन स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन होता है। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट 1 AMU हैं, लेकिन 1.007 होगा कोई और कोई 1.008 हो जाएगा। तो डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस है, कोई बात नहीं है। तो होता क्या है कि जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं, अगर इनके मास को सम करें तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस होने चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स से एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस स्लाइटली लेस होता है, स्लाइटली कम होता है। मान लो यहाँ पे सोडियम का मान लो मैंने न्यूक्लियस की बात की, सोडियम न्यूक्लियस की बात की, जिसमें कि 23 AMU ऐसे 23 न्यूक्लियॉन्स हैं। सोडियम के न्यूक्लियस में बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं भाई, ऐसा होता है 23। अब इसके सारे प्रोटॉन्स के मास और सारे न्यूट्रॉन्स के मास को अगर हम लोग सम करें, अगर सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास को सम करें तो मान लो 23.065 आता हो, मान लो अगर इतना AMU आता हो, तो इस न्यूक्लियस, ये जो सोडियम न्यूक्लियस है, इस सोडियम न्यूक्लियस का एक्चुअल मास अगर देखें हम लोग, तो एक्चुअल मास थोड़ा कम आएगा। इट मीन्स मान लो ऐसा कि 23.041 आया, ये आया। जहां मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स की बात करें तो 23.065 AMU है, बट एक्चुअल मास हमारा, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस जो आया वो इतना ही आ रहा है, स्लाइटली कम आ रहा है भाई। कुछ AMU का लॉस हो गया समझो। ये मास आए प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन से, सब सम करते गए, इतना आया टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स का इंडिविजुअल मास का सम करें तो ये है। बट एज अ होल जब न्यूक्लियस फॉर्म्ड हो चुका है तब एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस स्लाइटली लेस होता है। इसी मास के डिफरेंस को बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो ये क्या है मास डिफेक्ट भाई, तो सम ऑफ मास ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन, सम ऑफ मास ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन माइनस मास ऑफ एक्चुअल न्यूक्लियस। अब मास ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स का सम कैसे करेंगे भाई, कैसे सम करेंगे, तो यहाँ पे Z प्रोटॉन है तो Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस A माइनस Z न्यूट्रॉन है तो A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये हो गया सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। सब्ट्रैक्ट कर दें भैया तो ये बनेगा जो डिफरेंस, वो होगा अपना मास डिफेक्ट। ये है सम ऑफ मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स, यही है सम। Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, सारे प्रोटॉन के मास हो गए, और A माइनस Z न्यूट्रॉन थे इसलिए A माइनस Z इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। तो इससे हमें पूरे न्यूट्रॉन्स के मास हो गए, ये न्यूट्रॉन्स के मास, ये पूरे प्रोटॉन्स के मास। इस तरह से टोटल न्यूक्लियॉन्स के मास मिले, लेकिन वो ज़्यादा होता है एक्चुअल मास से। तो दिस डिफरेंस ऑफ मास इज नोन एज मास डिफेक्ट।
ठीक है, इसमें सेंटेंस अगर देखें, द डिफरेंस इन द मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट इज नोन एज द मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या आया डेल्टा एम भाई, तो जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन और माइनस एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस, where mp is mass of proton, mn is mass of neutron and mn is the mass of the nucleus actually जो है। तो इसको बोला मास डिफेक्ट। और ये मास डिफेक्ट क्यों आया ये भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब भी न्यूक्लियस फॉर्म्ड होता है, ध्यान देना भाई, जब भी न्यूक्लियस फॉर्म्ड होगा तो उस कंडीशन में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आकर के पैक्ड होते हैं और पैक्ड होने से कुछ एनर्जी रिलीज होता है, पैकिंग होने से एनर्जी रिलीज होता है। और वो एनर्जी रिलीज हुआ वो कहाँ से आया भाई, तो यही मास जो कम हुआ है ना, मास डिफेक्ट, वही एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। आइंस्टीन साहब ने बताया था कि कभी भी कुछ मास डिसअपियर होता है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी मिलता है। वो एनर्जी कितना होता है, तो जितना मास डिसअपियर हुआ मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कितना एनर्जी निकल गया इस न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में भाई, तो यहाँ पे देख रहे हो मास डिफेक्ट आया 23.00065 माइनस 23.065 माइनस जो एक्चुअल में था 23.041। तो ये जो डिफरेंस आएगा, मान लो कुछ भी डिफरेंस आया, मान लो 0.012 कुछ भी आया, जो भी डिफरेंस आएगा इतना, ये AMU में है भैया। तो जब ये AMU में है तो यहाँ पे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होगा, क्योंकि 1 AMU जो होता है दिस इज इक्विवेलेंट टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 AMU अगर हमारा ये डिसअपियर होता, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता, तो ये 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 1 kg कन्वर्ट हो तो कितना एनर्जी में कन्वर्ट होगा भाई, तो 1 kg यहाँ लिख दो और यहाँ पे c स्क्वायर मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर करो, इतना एनर्जी mc स्क्वायर, जितना मास डिसअपियर होना है इंटू c स्क्वायर, इतना एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ये फॉर्मूला है आइंस्टीन का दिया हुआ। तो जितना मास डिफेक्ट आता है उसके कोरस्पॉन्डिंग समझो ये एनर्जी जो कैलकुलेट करोगे, मास डिफेक्ट इन AMU, mass defect in AMU multiplied by 931.5 mega electron volt. This is the amount of energy which is released at the time of formation of nucleus. At the time of formation of nucleus ये इतना रिलीज हुआ है। और वो आया कहाँ से है एनर्जी, तो वो आया है एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ मास। जो होना चाहिए था मास और जो है तो डिक्रीज हुआ, वो मास गया कहाँ, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। ये है एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मास ऑफ, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। ये है एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ अटैच करके आपको समझने हैं कि इतना एनर्जी रिलीज हो गया, तो अगर आप चाहते हो कि इस न्यूक्लियस को, हर इसके न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग कर दें, मीन्स एक न्यूक्लियस को स्प्लिट कर दें इसके कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स में, तो इसके पास जो मास है वो तो इतना ही है। और जब एक एक करके मास दोगे, प्रोटॉन भाई अपना मास पूरा लो और जाओ, न्यूट्रॉन भाई अपना मास पूरा लो और जाओ, तो भैया प्रोटॉन को मास चाहिए, न्यूट्रॉन को सबको मास चाहिए, तो सबको मास देने में तो इतने लग जाएंगे, इतना तो है ही नहीं इसके पास। तो कैसे होगा भाई, तो जब स्प्लिट करेंगे तो जो मास हमारा डिसअपियर हो गया था, एनर्जी में चला गया था भाई, उतना एनर्जी तुम्हें देने पड़ेंगे। तो कितना एनर्जी देने पड़ेंगे भाई, तो जितना मास हमें और चाहिए होगा ना भाई देने के लिए, तो उतना इंटू सी स्क्वायर, मीन्स जो एनर्जी रिलीज हुआ है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, उतना एनर्जी फिर तुम्हें वापस देना पड़ेगा, तो वो एनर्जी मास में कन्वर्ट होगा और ये मास जो है जिसका जिसका जितना कम पड़ेगा वो दे करके स्प्लिट होगा। सो ऐसे भी याद रखने हैं कि टू स्प्लिट और टू डिकम्पोज द न्यूक्लियस इनटू कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स बोले, जो भी इसके कंपोनेंट्स थे, जो कि इसके कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स थे, उनमें अगर इसको स्प्लिट करने हैं तो वी नीड टू सप्लाई दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इसके मास जो
कम हो गए थे वो पूरे हो जाएंगे, मास में मिल जाएगा हमें, और तब ये डिकम्पोज कर पाएंगे न्यूक्लियस को। तो इसको हम लोग, इस एनर्जी को हम लोग एक नाम देते हैं कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। ऐसा बाइंडिंग एनर्जी क्यों बोला भाई? क्योंकि यही वो एनर्जी है, इतना ही वो एनर्जी है जिस एनर्जी से ये न्यूक्लियस बाउंडेड है। इतना एनर्जी दे दो तो ये बाइंडेशन ख़त्म हो जाएंगे और न्यूक्लियॉन्स अलग अलग हो जाएंगे। तो किसी भी न्यूक्लियस को अगर हमें कंप्लीटली डिकम्पोज करना है इनटू कंपोनेंट न्यूक्लियॉन्स में, तो उस कंडीशन में वी नीड टू सप्लाई दिस मच एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। क्योंकि इतना ही एनर्जी से ये बाउंडेड है, इतना एनर्जी दे दो, अपना बाइंडेशन भूल जाएगा, सारे न्यूक्लियॉन्स अपने अपने घर को चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी की बात भी याद रखने हैं। ये तो मास डिफेक्ट है। मास डिफेक्ट इज द डिक्रीमेंट इन द मास during the formation of the nucleus, and this decrement of mass is actually released in the form of energy during the formation. और जब भी हमें मन करे कि डिकम्पोज करने हैं, कंपोनेंट न्यूक्लियॉन्स में कन्वर्ट करने हैं, तो वी नीड टू सप्लाई दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो रिलीज हुआ था उतना ही सप्लाई करो ताकि वो मास में फिर कन्वर्ट हो जाए, और जो भी मास डिक्रीज हुए थे वापस उसे मिल जाए, और तभी न्यूक्लियॉन्स के मास पूरे मिल पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो इसी के आगे आ गया बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है भाई? जो भी हमने बात किया, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस क्या है भाई? तो मास डिफेक्ट इनटू c²। ये एनर्जी रिलीज भी है और यही हमारा बाइंडिंग एनर्जी है। जब फॉर्मेशन हुआ था न्यूक्लियस का, पैकिंग हुआ था न्यूक्लियस का, उस समय ये रिलीज हुआ था, और जब ये डिकम्पोज होगा तो इतना एनर्जी तुम्हें देने पड़ेंगे। कितना? तो मास डिफेक्ट इनटू c²। मास डिफेक्ट इनटू c²। अगर AMU में बात करें तो मास डिफेक्ट इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना मिल जाएगा। इसको AMU में लिखेंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय AMU, AMU कैंसिल हो जाएगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा। तो ये जब AMU में होंगे तब ऐसा बात होगा। ये जब AMU में हो, एटॉमिक मास यूनिट में जब लिखेंगे, AMU में लिखेंगे, तो मान लो ये 0.012 AMU है। AMU मतलब U भी लिख सकते हैं। ये है मास डिफेक्ट, और ये हो गया 931.5 और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर AMU। AMU से AMU कैंसिल होगा, और ये जो मिल जाएगा, जो भी मास डिफेक्ट था AMU में, मल्टीप्लाइड बाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो भाई, ये तो आ गया बाइंडिंग एनर्जी, डेल्टा M इंटू c²। ये बाइंडिंग एनर्जी ठीक है भाई, यह एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द न्यूक्लियस, ऐसा भी समझ सकते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द न्यूक्लियस। इनटू कंस्ट्रेंट न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब देखो ये जो बाइंडिंग एनर्जी हुआ, इसको हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी बोला। ये जो बाइंडिंग एनर्जी है डेल्टा M इंटू c², तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन हैं, अगर हम लोग उससे डिवाइड कर दें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है न्यूक्लियस चैप्टर में। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, डेल्टा M इंटू c², बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये हमारा स्टेबिलिटी डिसाइड करता है। क्या करता है भाई? ये स्टेबिलिटी डिसाइड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का वैल्यू जो होता है वो हमारा स्टेबिलिटी से रिलेटेड होता है, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। मीन्स ऑन द एवरेज पर न्यूक्लियॉन कितना हमें लगेगा। अब किसी का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियॉन, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इट मीन्स ऑन द एवरेज न्यूट्रॉन को निकालें चाहे प्रोटॉन को निकालें, ऑन द एवरेज इतना
बाइंडिंग एनर्जी, इतना हमारा एनर्जी देना पड़ता है। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में 6.9 ही लगे या किसी न्यूट्रॉन को निकालने में 7.1 लग गया, बट ऑन द एवरेज दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। क्योंकि सारे न्यूक्लियॉन्स को निकालने में इतने एनर्जी लगे थे, सारे न्यूक्लियॉन्स को एनर्जी निकालने में इतने एनर्जी हमें देने पड़े थे, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर दिया। इट मीन्स कि एवरेजली हमें पर न्यूक्लियॉन एनर्जी मिल गई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ये स्टेबिलिटी डिसाइड करता है। और इसका एक ग्राफ भी होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ग्राफ इस तरह का होता है भाई कि इधर हम लोग दिखाते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और इधर दिखाते हैं हम लोग मास नंबर। तो लाइटर न्यूक्लियाई के लिए तो इस तरह से कुछ होता है और इसके बाद इस तरह से बनते हैं। सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होता है वो आयरन के लिए होता है। सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आयरन के लिए है ऑलमोस्ट 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आयरन न्यूक्लियस इसलिए बोला जाता है सबसे स्टेबल न्यूक्लियस होता है आयरन न्यूक्लियस, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। हेवी न्यूक्लियस कम स्टेबल होंगे, कम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, कम स्टेबल। ग्रेटर इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियन, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। इधर कुछ जिगजैग मिलते हैं भाई, क्योंकि किसी एलिमेंट के कुछ आइसोटोप ज़्यादा स्टेबल होते हैं, कुछ कम स्टेबल होते हैं, कुछ ज़्यादा स्टेबल होते हैं, कुछ कम स्टेबल होते हैं, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ पीक्स मिलते हैं। ठीक है भाई। तो सबसे ज़्यादा आयरन न्यूक्लियस है स्टेबल। हेवी न्यूक्लियस जो कि कम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो गए हैं, ये स्प्लिट होकर के दो पार्ट में स्प्लिट होकर के, दो मीडियम साइज में स्प्लिट होकर के ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। व्हेन हेवी न्यूक्लियस इन ऑर्डर टू गेट मोर स्टेबिलिटी, क्योंकि मीडियम साइज के जो न्यूक्लियाई होते हैं, एलिमेंट के न्यूक्लियाई होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल है आयरन और इसके आसपास के। और लाइटर जो है वो भी अनस्टेबल होते हैं, जो हेवियर है उनके भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, तो वो अनस्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ज़्यादा स्टेबल होने के लिए ये मीडियम लेवल में जाना चाहते हैं, इधर से भी इधर से भी, इधर से स्प्लिट हो करके और इधर से फ्यूज़ हो करके। इधर दो एलिमेंट अगर हमारा लाइटर एलिमेंट है, लाइटर न्यूक्लियाई हैं, वो फ्यूज़ हो करके एक सिंगल थोड़ा मीडियम लेवल में बनना चाहें, तो इसको हम लोग बोलते हैं भाई न्यूक्लियर फ्यूज़न। इससे एक सिंगल में कन्वर्ट होते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो न्यूक्लियर फ्यूजन से भी स्टेबिलिटी गेन होता है, न्यूक्लियर फिशन से भी स्टेबिलिटी गेन होता है, और दोनों प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। दोनों प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। इसलिए न्यूक्लियर फिशन हो या फ्यूजन हो, एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि कम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में से ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में जा रहे हो, तो तुम्हारा स्प्लिटिंग या फ्यूज़न दोनों हमारा एनर्जी रिलीज़ को कॉज करेगा। और इस एनर्जी रिलीज़ को, फिशन वाला एनर्जी रिलीज़ को हम लोग इसी से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं या न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं फिशन प्रोसेस में। और ये फ्यूज़न जो है वो रेयर होता है। फ्यूज़न जो होता है वो एक्चुअली अर्थ पे हम लोग नहीं करा पाते, आर्टिफिशियली नहीं करा पाते, क्योंकि फ्यूज़न होने के लिए कुछ कंडीशन हैं, 2-3 कंडीशन हैं जो कि हम लोग फुलफ़िल नहीं कर पाते अर्थ पे, इसलिए यहाँ नहीं हो सकता। फ्यूज़न आर्टिफिशियली नहीं हो सकता, फिशन हम लोग आर्टिफिशियली करा सकते हैं, और ये फिशन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट में जनरेट करते हैं भाई। तो खैर, अभी बाइंडिंग एनर्जी की बात थी, वो क्लियर हुआ। बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी देखा हम लोगों ने। कुछ पीक्स मिलते हैं क्योंकि कुछ एलिमेंट्स जो लाइटर एलिमेंट्स हैं उनके कुछ आइसोटोप्स ज़्यादा ही स्टेबल होते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग पीक होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और जनरली हेवी न्यूक्लियस कम स्टेबल हैं, मीडियम साइज़ के लेवल के न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा स्टेबल हैं, और हेवी वाला स्प्लिट हो करके यानी फिशन करके स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, और लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज़ करके दो को कंबाइन करके ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। तो फिशन एंड फ्यूजन आर द टू प्रोसेस टू गेट मोर स्टेबिलिटी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो न्यूक्लियर रिएक्शन, कोई भी एक जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन, मान लो एक हमारा एलिमेंट कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए है, ये दोनों ने इंटरेक्ट किया और इससे हमारा दो पार्ट कैपिटल बी और स्मॉल बी में चला आया भाई। और क्यू है अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, रिलीज्ड है। तो ऑब्वियस है कि इनका मास ज़्यादा हुआ होगा और इनका सम ऑफ मास कम है। ज़्यादा मास वाले में से m1 है मान लो टोटल मास, इधर m2 है टोटल मास, तो ये m1 से जब m2 में कन्वर्ट हुआ तो कुछ तो मास डिफरेंस आया भाई। यही मास का डिफरेंस इंटू c स्क्वायर जो है ना, वो एनर्जी है, ये Q वैल्यू।
अगर इस साइड के टोटल मास और इस साइड का टोटल मास अगर हम लोग देखें तो मास इंडिविजुअली कंजर्व्ड नहीं होता, मास प्लस एनर्जी। याद रखना, न्यूक्लियर रिएक्शन में मास अकेले का कंजर्व नहीं होता, एनर्जी अकेले का कंजर्व नहीं होता, मास प्लस एनर्जी टेकन टुगेदर remains conserved in every nuclear reaction, ठीक है भाई। अब ये सोचो कितना एनर्जी रिलीज होगा भाई, क्यू वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे मैं m1 बोला, इसका टोटल मास, मतलब ये m1 को लिखोगे मास ऑफ कैपिटल A प्लस मास ऑफ स्मॉल a, ये टोटल मास, उधर ये रिएक्टेंट, इधर प्रोडक्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ कैपिटल B प्लस मास ऑफ स्मॉल b। इसमें से ये मास सब्ट्रैक्ट करो, इतना मास में डिक्रीमेंट हुआ, तो इतना मास का जो डिक्रीमेंट हुआ है यही मास में चेंज आया है, इतना इंटू c² इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। ये जो Q वैल्यू है वो है एनर्जी रिलीज। तो जब ये एनर्जी रिलीज हुआ भैया, तो ये किस फॉर्म में जाएगा, तो ये जाएगा इनके काइनेटिक एनर्जी। ये एनर्जी कहाँ अपीयर होगा, ये कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर निकलेगा, ये कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर निकलेगा, और वही हमारा Q वैल्यू होगा। अगर Q वैल्यू पॉजिटिव है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, Q वैल्यू अगर निगेटिव है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक की बोलने का मतलब क्या हुआ भाई कि ये एनर्जी रिलीज करेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये होता है भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है मतलब एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा। वेयर ए इज द टारगेट न्यूक्लियस, ए जो है यहाँ टारगेट न्यूक्लियस है, ये है हमारा मान लो एक और छोटा न्यूक्लियस जो कि इससे इंटरेक्ट कर रहा है। एंड न्यूक्लियर रिएक्शन दिस वेयर ए इज द टारगेट न्यूक्लियस, ए इज द इम्पेंजिंग पार्टिकल जिससे इसको बम्बार्डिंग कराया या इससे ये इंट्रैक्शन कराया, जो कि ट्रिगर करेगा इसको कन्वर्ट करने में। ये तो बेचारा अपना मस्त पड़ा हुआ था, फॉर एग्जांपल यूरेनियम है और ये न्यूट्रॉन है, दोनों कन्वर्ट होते हैं। तो इस तरह से इम्पेंजिंग पार्टिकल B and B आर द प्रोडक्ट्स and Q is the energy release in the process. Then the nuclear reaction is represented by this, ये notations हैं, and the Q value of this nuclear reaction will be ये। तो ये तो है ये टोटल मास रिएक्टेंट का, ये प्रोडक्ट का, और माइनस A इंटू c², यही काम करते हैं, यही तो है सेम वैल्यू, यही है Q वैल्यू। ठीक है, इस तरह से किसी भी न्यूक्लियर में हम लोग न्यूक्लियस में एनर्जी रिलीज निकाल सकते हैं। अगर Q पॉजिटिव आया, ये Q जो एनर्जी रिलीज निकला है पॉजिटिव है तो एक्सोथर्मिक है, नहीं तो भाई एनर्जी इसको चाहिए। अगर ये निगेटिव है इसका मतलब इधर आके पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये और कुछ पॉजिटिव एनर्जी दोगे तब ये रिएक्शन होगा, इसमें जाएगा, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, इफ़ Q वैल्यू, उसी के बारे में बोला जा रहा है, इफ़ Q वैल्यू इज पॉजिटिव द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, and if Q is negative then the reaction is endothermic। बिल्कुल ठीक है भाई, रिएक्शन एनर्जी दे रहा है या उस रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी हमें देना पड़ेगा, मीन्स रिएक्शन जो एनर्जी ले रहा है तो एंडोथर्मिक, दे रहा है तो एक्सोथर्मिक। तो इस तरह से ये डिसाइड कर लेते हैं। एंड कंजर्वेशन लॉज ओबेड बाय एवरी न्यूक्लियर रिएक्शन आर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नंबर कंजर्व्ड होते हैं, और कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इधर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स उधर। एग्जैक्ट मास पॉइंट में वो कंजर्व नहीं होता। और ये हम लोग लिख सकते हैं, और क्या कंजर्वेशन फॉलो होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी। ये मत सोचना कि इक्वल टू के इधर मास और इधर मास दोनों सेम रहें। मास डिक्रीज होगा तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और मास इंक्रीज होगा तो इसका मतलब इधर एनर्जी और लिया होगा तभी जाकर के मास कंपनसेट करेगा। सो मास प्लस एनर्जी टेकन टुगेदर रिमेन्स कंजर्व्ड। मास अलोन इज नॉट कंजर्व्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन, एनर्जी अलोन इज नॉट कंजर्व्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन, बट मास प्लस एनर्जी इज टेकन टुगेदर एंड इट इज कंजर्व्ड इन एवरी न्यूक्लियर रिएक्शन। इसलिए आइंस्टीन साहब ने बताया कि मास और एनर्जी ये दोनों अलग अलग मत समझो, ये मास प्लस एनर्जी दोनों एक ही, मतलब एनर्जी का ही फॉर्म है। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इसलिए मास तुम्हारे पास है तो समझो तुम्हारे पास एनर्जी भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। न्यूक्लियर फिशन जो हम लोग बात कर रहे थे भाई कि न्यूक्लियर फिशन हेवी न्यूक्लियस का स्प्लिटिंग होना दो लाइटर न्यूक्लियाई में, दैट इज हेवी न्यूक्लियस जब मीडियम लेवल के न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है, इसको हम लोग न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं, जिसमें कि एनर्जी अगेन रिलीज होता है। तो न्यूक्लियर फिशन इट इज़ द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस इनटू 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई, मीडियम लेवल न्यूक्लियाई इन ऑर्डर टू गेट मोर स्टेबिलिटी। एंड द न्यूक्लियर फिशन ऑफ यूरेनियम 235 इज रिप्रेजेंटेड बाई, ये बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है, ये एक तो याद रखना ही चाहिए आपको। एक यूरेनियम 235 एक न्यूट्रॉन के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो बेरियम और क्रिप्टन बनाता है, साथ में 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है और सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी एवरी न्यूक्लियर फिशन में अराउंड 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। एवरेज एनर्जी रिलीज इन वन फिशन इज अराउंड 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यूरेनियम का ये इक्वेशन याद रखना, द वैल्यू ऑफ क्यू इज अराउंड 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फिशन रिएक्शन, ये होता है भाई। अब ये देखो यूरेनियम में जो फिशन हुआ तो इससे 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बात, 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए। तो सोचो यूरेनियम के बहुत सारे सैंपल, एक सैंपल में हमने यूरेनियम के बहुत सारे एटम लिए, अब एक न्यूट्रॉन इसमें डाला और इसे यूरेनियम के साथ इंटरेक्ट किया तो इससे 3 न्यूट्रॉन बन गए। अब 3 न्यूट्रॉन बन गए तो ये 3 को पकड़ सकता है भाई, 3 के साथ इसका इंट्रैक्शन हो सकता है, और ये फिर अगर 3 या कोई 4 प्रोड्यूस कर दिया, कोई 2 प्रोड्यूस कर दिया तो ये और 2 को, ये और 3 को, इस तरह से क्या करेगा, इनसे इंटरेक्ट करके फिर और फिशन कराएगा, और हर फिशन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी प्रोड्यूस होता रहेगा। तो होता क्या है कि एक न्यूट्रॉन ने किसी यूरेनियम को ट्रिगर किया फिशन के लिए, तो उससे हमें 3 न्यूट्रॉन मिले। अब 3 न्यूट्रॉन मिले तो ये भी अगर हमारा 333 अगर ऑन द एवरेज अगर करे, कोई 2 भी कर सकता है, कोई 4 भी कर सकता है, ये भी ध्यान रखना। न्यूक्लियर फिशन में यही एक नहीं है इनका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट ये भी हो सकता है, कुछ दूसरे प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। किसी प्रोडक्ट बनने में 3 न्यूट्रॉन रिलीज होता है, किसी में 2 न्यूट्रॉन रिलीज होता है, किसी में 4 न्यूट्रॉन भी रिलीज होता है, और ऑन द एवरेज बोलें तो एक फिशन के बाद 2.5 न्यूट्रॉन रिलीज होता है। तो खैर इतना डिटेल आपको रेगुलर क्लास में बताया गया था। अभी के लिए ये है कि एक भी न्यूट्रॉन हुआ तो ये 3 न्यूट्रॉन को प्रोड्यूस किया, ये 3 जब 3 और प्रोड्यूस कर दें तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन हो जाएंगे। इससे किसी से 2, किसी से 3 ऐसे अगर प्रोड्यूस होने लग जाएं तो आप सोचो किसी से 4 भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इस जनरेशन में तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन में और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में और पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, किसका भाई, न्यूट्रॉन्स का। तो इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ये आप अलाउ करते हो और इसका कोई कंट्रोल नहीं करते, मतलब पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं न्यूट्रॉन के, और यमराज जो आकर के उनको अगर ख़त्म ना करें तो ये बहुत सारे न्यूट्रॉन धीरे धीरे प्रोड्यूस हो जाएंगे, और ये प्रोड्यूस होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। धीरे धीरे बहुत सारे न्यूट्रॉन्स जब हो जाएंगे, जब बहुत न्यूट्रॉन हैं, बहुत सारे, पूरा यूरेनियम के सैंपल में तो भाई करोड़ बहुत ज़्यादा यूरेनियम एटम है, अगर ऐसे ही करने लग जाए तो थोड़े ही टाइम में ये सारे फिशन हो जाएंगे, और हर फिशन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी जब मिलेगा तो ऐसे कंडीशन में कुछ ही टाइम में इतना ज़्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगा जो कि एक्सप्लोजन का फॉर्म लेगा। उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जो बहुत पहले यूक्रेन में हुआ था, तो इसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इसे चेन ही तो बना, ये इससे ये और प्रोड्यूस हो गया, इससे और प्रोड्यूस हो गया, और एक चेन बन गया भाई। तो इसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल ही नहीं कर पाए, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का मतलब है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ठीक है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हुआ। लेकिन हम लोग अरेंजमेंट ऐसा करते हैं कि भैया फिशन हो जाओ, हमें फिशन, मान लो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, उस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हमें मान लो फॉर एग्जांपल हमें 10 फिशन चाहिए पर सेकेंड, पर जनरेशन समझो 10 फिशन हमें चाहिए। तो भैया यहाँ पे तो मान लो ये 10 फिशन, ये 10 है, मान लो ये है। अब इसके आगे ये 1030 बनने वाला है,
ये 10 जो फिशन कराएंगे तो ये 30 बन जाएगा न्यूट्रॉन, अगर 1 3 3 करने लग जाए। और अभी मान लो ये 10 रहे, तो 10 है तो ये आगे तो 30 बन जाएंगे, तो ये हमें 30 नहीं रहने देना है, क्योंकि 30 बनेंगे तो आगे ये 90 बनेंगे, 90 के बाद वो और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो हमें तो चाहिए भैया 10 फिशन हो और उसका एनर्जी को हम लोग संभाल सकते हैं, उस एनर्जी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मान लो 10 फिशन न्यूक्लियर रिएक्टर में हमें जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ 10 फिशन का जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग संभाल करके और उसको हीट एनर्जी को ले करके हम लोग टरबाइन को चलाते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। लेकिन 10 तक हो तब ठीक है, अगर ये 100 फिशन हो जाए तो उतना एनर्जी संभाल नहीं पाएंगे, तो फिर ये एक्सप्लोजन होने का चांस बन जाएगा। तो अगर 10 आप संभाल सकते हैं, यही आपका रिक्वायरमेंट है, तो भैया 10 पे रहने दो, इसको आगे मत बढ़ने दो। तो 10 तक है अप्रॉक्सीमेटली, या मान लो 1000 पे आपको रिक्वायरमेंट है तो 1000 पे रहने दो। अब 1000 से ये 3000 बनेगा भैया, तो 3000 बने पॉपुलेशन, लेकिन उनमें से 2000 को यमराज भेज दूंगा मैं, और 2000 ये हो जाएंगे और 1000 ही बच जाएंगे, 1000 ही बच जाएंगे। फिर यही 1000 फिर 3000 बनना चाहेगा, तो हमने यमराज को हम लोगों ने रखा हुआ है भाई। यमराज का मतलब है यहाँ पे कैडमियम रॉड। कैडमियम रॉड का प्रॉपर्टी होता है कि ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ न्यूट्रॉन जैसे ही इस पर स्ट्राइक करेगा कैडमियम रॉड पे, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, मर गया समझो, यमराज की तरह एब्जॉर्ब कर लिया कैडमियम रॉड। तो बचा क्या भाई, 1000 बचे। हमें 1000 चाहिए, हमें मान लो 1000 फिशन चाहिए, 1000 फिशन पर जनरेशन चाहिए, तो 1000 रखो भाई। 3000 प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें से 2 को शहीद कर दो, हटा दो। फिर ये जब 3000 प्रोड्यूस करेगा तो ये कैडमियम रॉड अभी भी प्रेजेंट है, ये भी 2/3 को निपटा देगा, बाकी 1/3 बच जाएंगे। फिर ये 3000 बनाएगा, फिर इसमें से 2000 शहीद हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, हमारा कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन रहेगा। मतलब हमने यहाँ इसको अनकंट्रोल्ड नहीं होने दिया, कैडमियम रॉड का यूज़ करके हम लोगों ने इसको कंट्रोल्ड वे में और एक सर्टेन अमाउंट में, फिक्स्ड अमाउंट में ऑलमोस्ट फिशन होने दिया, और एनर्जी हमने निकाला, एनर्जी लिया और उस एनर्जी का यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया। तो उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। सो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन विल लीड टू यूजफुल एनर्जी, और यूज़फुल एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अनकंट्रोल डिजास्टर होगा और एक्सप्लोजन होगा। ठीक है, न्यूक्लियर फिशन का एक रिएक्शन कम से कम याद रखना, और एवरी फिशन इज ऑलमोस्ट इन्वॉल्व्स 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब देखते हैं कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन अभी मैंने बता दिया था, उसको हम लोग देख लें भाई। तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या है, अंडर सुटेबल कंडीशन द 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन, जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, 1 न्यूट्रॉन जो 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन प्रोड्यूस किया, अंडर सुटेबल कंडीशन, अगर उसको कंडीशन सुटेबल मिले तो 3 न्यूट्रॉन्स में कॉज फर्दर फिशन ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई, बिल्कुल, एंड स्टार्ट व्हाट इज नोन एज चेन रिएक्शन। ये एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाई कैडमियम रॉड। ठीक है, कैडमियम रॉड से हम लोग कंट्रोल करते हैं, ये ध्यान रखना, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, कैडमियम रॉड से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इज बेसिस ऑफ द एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब का ये बेसिस होता है, एंड कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इज द बेसिस ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करने में, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है, ये करता है प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करेगा तो आपको पता ही है भाई, टरबाइन घुमाओ, करंट कैरिंग कॉइल जो है, कंडक्टिंग कॉइल, वो रोटेट करेगा शाफ्ट के साथ, रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन से। ठीक है भाई, न्यूक्लियर रिएक्टर, यही न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें हम लोग कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें कैडमियम रॉड तो होता ही है, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो इम्पॉर्टेंट जो पार्ट हैं, एलिमेंट हैं, उनको आपको ध्यान रखना चाहिए। कैडमियम रॉड इज यूज्ड टू कंट्रोल चेन रिएक्शन। तो ये सेफ्टी या कंट्रोल रॉड्स भी इसको बोलते हैं, सेफ्टी रॉड और कंट्रोल रॉड्स, क्योंकि ये कंट्रोल करता है भाई।
और एक और होता है टर्म मॉडरेटर, ये भी ज़रा आप ध्यान से समझ लेंगे कि मॉडरेटर होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो मॉडरेटर का काम क्या होता है, तो मॉडरेटर का काम करता है, इसका पर्पस होता है टू स्लो डाउन फास्ट न्यूट्रॉन्स। जो फास्ट न्यूट्रॉन्स निकलते हैं ना, न्यू न्यूट्रॉन्स जो निकलते हैं वो फास्ट होते हैं, फास्ट को स्लो डाउन करना ज़रूरी है। स्लो डाउन करेंगे तभी ये दूसरे यूरेनियम को ट्रिगर करेंगे और फिशन करने के लिए। तो इसका मॉडरेटर के फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं हेवी वाटर, नॉर्मल वाटर या ग्रेफाइट। ये सब क्या है, मॉडरेटर है। मॉडरेटर का काम है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को कोलिजन के थ्रू स्लो डाउन करना। तो मॉडरेटर उसमें मिक्स कर देने से क्या होता है, जब जब न्यूट्रॉन कोलाइड करेंगे वो स्लो डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ याद रखना होता है, कैडमियम रॉड जो कि सेफ्टी रॉड या कंट्रोल रॉड है, एंड मॉडरेटर के फॉर्म में जो हम लोग यूज़ करते हैं हेवी वाटर, नॉर्मल वाटर एंड ग्रेफाइट। ठीक है भाई। अब देखो न्यूक्लियर रिएक्टर यूजेस न्यूक्लियर एनर्जी इन द कंट्रोल वे फॉर पीसफुल पर्पस। भाई शांति वाला, ये नहीं कि यूक्रेन में अटैक करती है न्यूक्लियर बॉम्ब से, पीसफुल पर्पस के लिए। इट इज़ बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ कंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। मॉडरेटर्स लाइक हेवी वाटर, ग्रेफाइट, पैराफिन एंड ड्यूटेरियम स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, स्लो करता है। रॉड ऑफ कैडमियम एंड बोरोन सर्व्स एज कंट्रोल रॉड। कैडमियम रॉड एंड बोरोन रॉड भी कई जगह, लेकिन मोस्ट कॉमन है कैडमियम रॉड। तो ये सर्व करता है एज कंट्रोल रॉड। एंड ऑर्डिनरली वाटर एंड हेवी वाटर सर्व्स एज कूलेंट। कूलेंट का भी यूज़ होता है, इसका पूरा फंक्शन जानोगे तब। तो कूलेंट का यूज़ होता है भाई, वही वाटर ही जो है उसको कूलिंग करता है, अपने में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और ये वाटर वेपराइज होकर के स्टीम पे, इस जो टरबाइन है उस पर पड़ता है, स्टीम के फॉर्म में उस पर स्ट्राइक करता है और उसको रोटेट कराता है। स्टीम में एनर्जी है, तो ये जो कूलेंट का काम कर रहा है, मतलब वहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करके और खुद वेपराइज हो जाता है, और वेपराइज होकर के टरबाइन पे स्ट्राइक करता है और टरबाइन को रोटेट कराता है, फिर वो वाटर बनता है, फिर वो एनर्जी लेकर के वेपराइज होगा, फिर वो स्ट्राइक करेगा। इस तरह से चलता रहता है, बना हुआ है अरेंजमेंट न्यूक्लियर रिएक्टर का। जो डिटेल पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा। फिलहाल के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में आपको जो याद रखना है, रॉड, कैडमियम रॉड का क्या रोल है, मॉडरेटर का क्या रोल है, और ये आप कूलेंट अगर बोलें तो कूलेंट का क्या रोल है। कूलेंट का रोल है जो एनर्जी न्यूक्लियर फिशन से निकल रहे हैं उसको लाना है ना, लाकर टरबाइन पे डालना है। कैसे लाएंगे भाई, तो उससे लाएंगे वाटर, वहाँ पे कूलेंट का काम करता है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, खुद वेपराइज होकर के स्टीम बन जाता है, और स्टीम बन करके पाइप के थ्रू आता है और टरबाइन पे स्ट्राइक करके एनर्जी देता है, और टरबाइन रोटेट करता है, और उसके बाद वो फिर कंडेंस होता है, और कंडेंस होकर फिर से वाटर में कन्वर्ट होता है, फिर वो जाता है उधर न्यूक्लियर एनर्जी के पास जहाँ न्यूक्लियर फिशन हो रहा है, वहाँ से फिर एनर्जी लेता है, फिर वेपर बनता है, फिर टरबाइन पे मारता है, फिर वापस वाटर बन जाता है। इस तरह से चलता रहता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या है भाई, तो न्यूक्लियर फ्यूज़न पहले ही बताया था कि जब लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज़ कर जाएं, जातीज कंबाइन करें और उससे मीडियम लेवल में कन्वर्ट होना चाहते हैं, और उससे भी एनर्जी रिलीज होता है, उसमें भी एनर्जी रिलीज होता है। जब मान लो 2 हाइड्रोजन मिले और वह हीलियम बना दिए, तो उससे 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न इट इज़ द फिनोमेना ऑफ फ्यूजिंग 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म ए सिंगल हेवी न्यूक्लियस। ठीक है भाई। द न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन ऑफ अ 2 ड्यूटेरियम इज रिप्रेजेंट, 2 ड्यूटेरियम जो हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, 2 ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन 2 को ड्यूटेरियम बोलते हैं भाई। तो ये हीलियम में कन्वर्ट हुआ, लेकिन इस फ्यूज़न होने के लिए ध्यान देना, फ्यूज़न होने के लिए हमें चाहिए होता है 2 कंडीशन। एक तो हाई प्लाज्मा टेम्परेचर चाहिए होता है, 10⁷ केल्विन का टेम्परेचर चाहिए। इतना टेम्परेचर, इसको हम लोग प्लाज्मा टेम्परेचर बोलते हैं। ये हाई प्लाज्मा टेम्परेचर जो बोल रहे हैं इसको, हाई टेम्परेचर, ये इतना बड़ा टेम्परेचर अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। मतलब 1 करोड़ केल्विन, 10⁷ केल्विन मीन्स 1 करोड़ केल्विन पॉसिबल नहीं है अर्थ पे। दूसरा, लॉन्ग कन्फाइनमेंट टाइम भी चाहिए होता है। लॉन्ग कन्फाइनमेंट टाइम मीन्स एक ऐसा चैम्बर जिसमें कि इस टेम्परेचर हो और उसको लंबे टाइम तक हम लोग कन्फाइन करके रख भी सकें ताकि फ्यूज़न हो। फ्यूज़न होने का मतलब होता है 2 न्यूक्लियस का, क्योंकि ये दोनों रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और इनको क्लब होकर के एक दूसरे में क्लब्ड हो जाना, उसके लिए भैया बहुत ज़्यादा एनर्जी से ये क्लब, बहुत ज़्यादा एनर्जी से स्ट्राइक करेंगे तभी होगा। उतना एनर्जी इनको मिलेगा तब जब इतना हाई टेम्परेचर हो।
तो हाई टेम्परेचर होगा तब इतना एनर्जी मिलेगा कि ये दो न्यूक्लियस एक हो सके, कोलाइड करके एक। अदरवाइज ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, रिपेल होकर वापस फ्यूज ही नहीं होते। जब आप इतना लार्ज टेम्परेचर देंगे तब फ्यूज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टेम्परेचर 10⁻7 केल्विन आर रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन टू टेक प्लेस एंड न्यूक्लियर फ्यूजन इज द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं, लेकिन आर्टिफिशियली हम लोग फ्यूजन करा नहीं पाते। स्टेलर एनर्जी मतलब एनर्जी कमिंग फ्रॉम स्टार एंड सन, इसका मेन सोर्स जो है वो फ्यूजन ही है। सन के कोर में इतना बड़ा टेम्परेचर है, कुछ स्टार्स के कोर में इतना लार्ज टेम्परेचर है, वहीं पे फ्यूजन हो सकता है, वहीं पे फ्यूजन होता है। तो स्टेलर एनर्जी इट इज द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन एंड स्टार्स एंड द सोर्स ऑफ स्टेलर एनर्जी इज द न्यूक्लियर फ्यूजन। ये हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन है।